राजस्थान के रेगिस्तान में छुपे हैं कई रहस्य कमल, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना खतरनाक हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो काला टिब्बा के रेगिस्तान में घटी थी। ये कहानी है 4 दोस्तों की, जिन्होंने उस रात कुछ ऐसा देखा था जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल सकते। राजस्थान का काला टिब्बा इलाका अपने आप में बहुत रहस्यमय है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि इस रेगिस्तान में एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय यात्रियों को अपनी मीठी आवाज से भटका देती है। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच है, और इसका सबूत है अमन, रोहित, सलीम और विक्रम के साथ जो कुछ हुआ था। इस इलाके के बारे में पुराने लोग कहते हैं कि यहाँ कभी एक गांव था। उस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कालो था। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके मन में बुराई भरी थी। वो अपनी जवानी हमेशा के लिए बनाए रखना चाहती थी। इसके लिए वो गांव की जवान लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी। उनकी बलि देकर वो अपनी शक्ति बढ़ाती थी। कालों के बारे में और भी डरावनी बातें कही जाती हैं। लोग कहते हैं कि वो पूर्णिमा की रातों में अपने असली रूप में आती थी। उसके लंबे काले बाल हवा में तैरते रहते थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलती थीं। वो अकेली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका खून पीती थी। उसकी साड़ी हमेशा सफेद रहती थी, लेकिन उस पर खून के धब्बे दिखाई देते थे। गांव के लोगों ने जब ये सच जाना तो वे बहुत गुस्से में आए। उन्होंने मिलकर कालों को पकड़ा और उसे रेगिस्तान में दफना दिया। लेकिन मरने से पहले कालों ने एक भयानक श्राप दिया था। उसने कहा था कि वो वापस आएगी और इस रेगिस्तान से गुजरने वाले हर यात्री को अपना शिकार बनाएगी। वर्षों बाद गांव के लोगों ने फिर से कालों को देखा। इस बार वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर थी। डर के कारण पूरे गांव के लोगों ने रातों रात वो जगह छोड़ दी। आज भी वो गांव वीरान पड़ा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां से गुजरने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। ये सब बातें अमन, रोहित, सलीम और विक्रम को पता नहीं थीं जब वे उस रात काला टिब्बा से गुजर रहे थे। वो चारों दोस्त जयपुर से जोधपुर जा रहे थे। बाइक ट्रिप का प्लान था और वे सभी बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन रास्ते में उनकी बाइक खराब हो गई थी। मैकेनिक ने कहा था कि रिपेयर में टाइम लगेगा, इसलिए वे देर से निकले। रात के करीब 11 बज चुके थे जब वे काला टिब्बा के इलाके से गुजर रहे थे। अमन सबसे आगे चल रहा था। वो एक एक्सपीरियंस्ड राइडर था और उसे रास्ते की अच्छी जानकारी थी। रोहित उसके पीछे था, फिर सलीम और सबसे पीछे विक्रम। वे सभी अपनी बाइक की हेडलाइट के अलावा कोई और रोशनी नहीं देख रहे थे। दूर तक सिर्फ अंधेरा और रेत के टीले दिखाई दे रहे थे। रेगिस्तान में रात का समय बहुत अलग होता है। दिन की तपती गर्मी के बाद रात में ठंडक होती है, लेकिन एक अजीब सी खामोशी भी होती है। चांद आधा था और रेत के टीले चांदनी में चमक रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान की और दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे कि पुराने फूलों की खुशबू हो, लेकिन वो सड़ी हुई लग रही थी। रेत में कहीं कहीं सूखी हुई झाड़ियां दिखाई दे रही थीं जो हवा में हिल रही थीं। उनकी आवाज एक अजीब सी सरसराहट की तरह आ रही थी। यह आवाज कभी कभी ऐसी लगती थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक अमन ने अपनी बाइक रोकी। यार, कुछ अजीब लग रहा है, उसने कहा। बाकी तीनों ने भी अपनी बाइक रोक दी। वे सभी अपनी हेलमेट उतारकर चारों तरफ देखने लगे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कि टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो गया हो। और फिर एक आवाज आई, घुंघरुओं की आवाज, छन छन छन, जैसे कोई नाच रहा हो। यह आवाज बहुत साफ थी, लेकिन कहीं दूर से आ रही थी। जैसे जैसे वे ध्यान से सुनते गए, वैसे वैसे ये आवाज और क्लियर होती गई। ये सिर्फ घुंघरुओं की आवाज नहीं थी, इसके साथ में एक रिदम भी था, जैसे कोई क्लासिकल डांस कर रहा हो। ये रिदम बहुत हिप्नोटिक थी, जैसे कि सुनने वाले को अपनी तरफ खींच रही हो। इतने सुनसान रेगिस्तान में, सलीम ने हैरानी से कहा। वे सभी चारों तरफ देखने लगे। आवाज कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। रोहित ने कहा, चलो यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विक्रम ने अपना फोन निकाला और टाइम चेक किया। रात के 12:15 हो चुके थे। उसने सिग्नल चेक करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। यार, यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, उसने कहा। यह बात और भी डरावनी लग रही थी, क्योंकि आजकल हर जगह मोबाइल टावर होते हैं। लेकिन तभी उन्होंने एक और आवाज सुनी, एक औरत की आवाज, बहुत मीठी, बहुत सुरीली। बेटा, पानी मिल जाएगा क्या? आवाज इतनी प्यारी थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। ये आवाज एकदम करीब से आ रही थी, जैसे कोई उनके बगल में खड़ा हो। इस आवाज में एक अजीब सा जादू था जो सुनने वाले को अपनी तरफ खींचता था। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे।
इतनी रात में इतने सुनसान रेगिस्तान में कोई औरत, और वो भी अकेली। अमन ने अपनी बाइक की हेडलाइट तेज करके चारों तरफ देखा। कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ रेत के टीले और कुछ सूखी झाड़ियां दिखाई दे रही थीं। शायद हमें गलत लगा हो, रोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। वो अपने कंधों को देख रहा था, जैसे कि कोई उसे फॉलो कर रहा हो। फिर से वही आवाज आई, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस बार आवाज और भी करीब से आ रही थी और इसमें एक अजीब सी अपील थी जो सुनने वाले को अपनी तरफ खींचती थी। यह आवाज इतनी मासूम लग रही थी कि कोई भी इसकी मदद करना चाहेगा। विक्रम ने कहा, शायद कोई परेशानी में है, देखते हैं। उसकी दादी हमेशा कहती थीं कि मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए, यह अच्छा कर्म होता है। लेकिन इस समय उसे पता नहीं था कि यह डिसीजन कितना खतरनाक साबित होगा। वे अपनी बाइक से उतरे और आवाज की दिशा में चलने लगे। रेत में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम के साथ वे महसूस कर रहे थे जैसे कि वे किसी और दुनिया में जा रहे हों। हवा और भी ठंडी हो गई थी और एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। यह स्मेल मिट्टी और सड़े हुए फूलों की मिलीजुली खुशबू थी। चांदनी में उन्हें एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत दिखाई दी। वो एक रेत के टीले के पास खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन कुछ अजीब भी था, जैसे कि वो इस दुनिया की नहीं है। उसकी साड़ी चांदनी में चमक रही थी, लेकिन उस पर कुछ अजीब से धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे वे उसके करीब जा रहे थे, वैसे वैसे हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। उनकी सांस भाप बनकर निकल रही थी। सलीम ने नोटिस किया कि आसपास की झाड़ियां बिल्कुल स्टिल हो गई थीं। हवा चलना बंद हो गई थी। यह बिल्कुल अननेचुरल था, क्योंकि रेगिस्तान में हमेशा कोई ना कोई हवा चलती रहती है। नमस्ते, अमन ने आवाज लगाई। आप यहां अकेली क्या कर रही हैं? उसकी आवाज एको हो रही थी, जैसे कि वे किसी गुफा में हों। औरत ने मुड़कर उन्हें देखा। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन कुछ अजीब भी था, जैसे कि वो इस दुनिया की नहीं है। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसमें कोई वार्मथ नहीं थी। वे आंखें एकदम कोल्ड थीं, जैसे कि बर्फ हो। जब वो मुस्कुराई तो उसके दांत असामान्य रूप से सफेद और तेज दिखाई दिए। उसकी स्किन बिल्कुल वाइट थी, जैसे कि उसमें कोई खून ना हो। उसके होंठ डार्क रेड थे, जैसे कि उसने कोई लिपस्टिक लगाई हो। लेकिन रेगिस्तान में इतनी रात में कौन मेकअप करता है? और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चारों तरफ कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे। मुझे बहुत प्यास लगी है, उसने कहा। उसकी आवाज अभी भी उतनी ही मीठी थी। क्या आपके पास पानी है? जब वो बोल रही थी तो उसके मुंह से सफेद भाप निकल रही थी, जैसे कि बहुत ठंड हो। लेकिन रेगिस्तान में इतनी ठंड नहीं होती कि सांस भाप बने। रोहित ने अपनी बोतल निकाली। हाँ लीजिए, वो औरत की तरफ बढ़ा, लेकिन सलीम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में टेरर दिखाई दे रहा था। रुको, सलीम ने धीमी आवाज में कहा। इसके पैर जमीन पर नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी और वो पसीने से तर हो गया था। चारों दोस्तों ने ध्यान से देखा। सच में औरत के पैर रेत से कुछ इंचेस ऊपर थे। वो हवा में तैर रही थी। उसकी साड़ी भी हवा में लहरा रही थी, लेकिन कोई हवा नहीं चल रही थी। ये फिजिकली इम्पॉसिबल था, लेकिन ये सच था। विक्रम ने गौर किया कि औरत के आसपास रेत में कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे, जबकि उनके अपने फुटप्रिंट्स साफ दिखाई दे रहे थे। ये फिजिकली इम्पॉसिबल था। कोई भी इंसान बिना फुटप्रिंट्स छोड़े रेत पर नहीं चल सकता। अचानक औरत की आंखें लाल हो गईं। उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। तुमने देख लिया, उसने कहा। अब उसकी आवाज बिल्कुल बदल गई थी। वो कर्कश और डरावनी हो गई थी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। ये आवाज जैसे किसी गुफा से आ रही हो। भागो, ये इंसान नहीं है, रोहित चिल्लाया। उसकी आवाज में पैनिक साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। औरत का रूप बदलने लगा। उसके बाल सांपों की तरह हिलने लगे। उसके दांत नुकीले हो गए। उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके नाखून लंबे और तेज हो गए थे। वे नाखून रेजर की तरह शार्प दिखाई दे रहे थे। उसकी साड़ी भी बदल गई थी। अब वो फटी हुई और गंदी लग रही थी। उसकी स्किन पर अजीब से निशान दिखाई दे रहे थे। उसका पूरा चेहरा डिस्टॉर्ट हो गया था। वो अब एक टेरिफाइंग क्रीचर लग रही थी। कोई रेगिस्तान से लौटकर नहीं जाता, चुड़ैल ने कहा। उसकी आवाज अब गुफा से आने वाली एको की तरह लग रही थी। यहां आने वाला हर यात्री मेरा शिकार बनता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सुनने वाले का खून जम जाए। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और कुछ अजीब से वर्ड्स बोले।
वे वर्ड्स किसी भाषा के नहीं लग रहे थे, वे सुनने में बहुत डरावने लग रहे थे, ये जैसे कोई एंशिएंट स्पेल हो। अचानक तेज हवा चलने लगी, रेत का तूफान उठा, चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा इतनी तेज थी कि चारों दोस्त खड़े रहने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। रेत उनकी आंखों में जा रही थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ये तूफान नेचुरल नहीं लग रहा था। और फिर रेत से काले हाथ निकलने लगे। वे हाथ बहुत लंबे थे और उनमें अजीब सी ताकत थी। वे हाथ चारों दोस्तों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जहां भी वे हाथ छूते थे वहां बर्फ की तरह ठंडक महसूस होती थी। ये ठंडक इतनी तेज थी कि हड्डियों तक जा रही थी। अमन का पैर एक हाथ में फंस गया, वह गिर गया। बचाओ, वह चिल्लाया। उसे लगा जैसे कोई उसे रेत के अंदर खींच रहा हो। रोहित और सलीम उसे खींचने लगे, लेकिन और भी हाथ निकल रहे थे। वे हाथ हर तरफ से आ रहे थे। सलीम के कंधे पर भी एक हाथ आ गया। वह हाथ इतना ठंडा था कि उसे लगा कि जैसे उसकी हड्डियां जम जाएंगी। रोहित ने उस हाथ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। यह हाथ किसी इंसान का नहीं लग रहा था। चुड़ैल हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि खून जम जाए। आज रात मेरा शिकार पूरा होगा, उसने कहा। तुम सभी हमेशा के लिए इस रेगिस्तान का हिस्सा बन जाओगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कि वह अपने शिकार का आनंद ले रही हो। तूफान और भी तेज हो गया। अब तक दर्जनों काले हाथ निकल चुके थे। वे हाथ चारों दोस्तों को घेरे में ले रहे थे। हवा में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। ये आवाजें बहुत दूर से आ रही थीं, जैसे कि पुराने शिकारों की आत्माएं चीख रही हों। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वे बहुत स्केर्ड था, लेकिन उसे अपने दोस्तों को बचाना था। तभी उसे कुछ याद आया। उसकी दादी हमेशा कहती थी कि बुरी शक्तियों से बचने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। उसकी दादी कहती थी कि हनुमान जी की शक्ति से कोई भी बुरी आत्मा नहीं टिक सकती। उसने आंखें बंद की और जोर से बोलना शुरू किया, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। जैसे ही विक्रम ने हनुमान चालीसा शुरू किया, चुड़ैल चीखने लगी। उसकी आवाज कांच के टूटने जैसी थी। काले हाथ वापस रेत में घुसने लगे। तूफान धीमा होने लगा। चुड़ैल का चेहरा पेन से भर गया था। बलिहारी गुर आपनो, घड़ी घड़ी सब काज। विक्रम का स्वर और तेज हो गया। उसकी आवाज में एक अजीब सी पावर आ गई थी। चुड़ैल का रूप फिर से बदलने लगा। वो छोटी होती जा रही थी। उसकी शक्ति कम हो रही थी। उसकी आंखों की लाली धीरे धीरे कम हो रही थी। चुड़ैल ने एक और कोशिश की। उसने अपने हाथों से कुछ और ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम का पार्ट उसकी हर कोशिश को फेल कर रहा था। हनुमान जी की शक्ति उसकी डार्क पावर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अंत में चुड़ैल एक आखिरी चीख के साथ रेत में गायब हो गई। तूफान रुक गया। चांदनी फिर से चमकने लगी। चारों दोस्त हाँफ रहे थे। उनके कपड़े रेत से भरे हुए थे और वे सभी बहुत थक गए थे। उनके चेहरे पर अभी भी टेरर के निशान थे। कुछ देर तक वे सभी चुप खड़े रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हुआ था वो सच था या कोई बुरा सपना। वे एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कि कंफर्म कर रहे हों कि वे सभी सेफ हैं। चलो यहां से, अमन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वे सभी अपनी बाइक पर बैठे और तेजी से वहां से निकले। वे रुके नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधे अगले गांव तक पहुंचे। उनकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा थी। रास्ते में उन्होंने नोटिस किया कि जैसे ही वे उस जगह से दूर हुए, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, हवा भी सामान्य हो गई, यहां तक कि उनकी बाइक भी बेहतर चलने लगी। ये सब कुछ बहुत अजीब था, लेकिन रिलीफ की बात थी। गांव में एक ढाबे पर रुके। ढाबे वाले ने उनका हाल देखा तो पूछा, क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? लगता है जैसे आपने कोई भूत देखा हो। उसकी आवाज में कंसर्न था। जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो ढाबे वाले का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और कहा, हे भगवान, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो। उसकी आवाज में जेन्युइन शॉक था। क्यों, क्या हुआ था? सलीम ने पूछा। उसका चेहरा अभी भी पेल था। वो रेगिस्तान की चुड़ैल है जो हर अमावस की रात शिकार ढूंढती है। बहुत से लोग उसके जाल में फंसे हैं और कभी वापस नहीं आए, ढाबे वाले ने बताया। उसका नाम कालो है। वह सदियों से इस रेगिस्तान में रहती है। ढाबे वाला आगे बताने लगा, मेरे दादाजी कहते थे कि कालो कभी एक इंसान थी, लेकिन उसने अपनी जवानी के लिए बहुत से निर्दोष लोगों की हत्या की थी। जब गांव वालों ने उसे मारा तो उसने शराब दिया था
कि वो हमेशा के लिए इस रेगिस्तान में रहेगी और यात्रियों को अपना शिकार बनाएगी। लेकिन हम कैसे बच गए सलीम? उसकी आवाज में अभी भी डर था। हनुमान चालीसा की शक्ति, बूढ़े आदमी ने कहा। यह सबसे पावरफुल मंत्र है बुरी शक्तियों के खिलाफ। तुम्हारे दोस्त ने सही समय पर सही काम किया। अगर वो ये नहीं करता तो आज आप लोग यहां नहीं होते। ढाबे वाले ने उन्हें चाय दी और कहा, आज अमावस्या की रात है, इसीलिए कालों की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अगर आप कल आते तो शायद कुछ नहीं होता। उसने ये भी बताया कि पिछले साल भी कुछ ट्रैवलर्स गायब हो गए थे उसी इलाके से। उस रात के बाद चारों दोस्त कभी भी रात में अकेले रेगिस्तान से नहीं गुजरे। वे हमेशा दिन के समय ट्रैवल करते थे, और जब भी कोई उनसे पूछता कि क्यों, तो वे यही कहानी सुनाते थे। वे अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी वॉर्न करते थे। विक्रम ने उस दिन के बाद से हनुमान चालीसा रोजाना पढ़ना शुरू किया। उसे अपनी दादी की बातों का महत्व समझ आ गया था। वह हमेशा अपने साथ एक छोटी सी हनुमान जी की फोटो रखता था। उसने अपने बच्चों को भी ये सब सिखाया। अमन ने भी अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी। वह अब हमेशा सेफ रूट्स चूज करता था। उसने अपनी फैमिली को भी बताया था कि रात में अकेले ट्रैवल ना करें। वह हमेशा ग्रुप में ट्रैवल करने की एडवाइस देता था। रोहित और सलीम भी उस घटना से बहुत प्रभावित हुए थे। वे दोनों ने अपने घर जाकर अपने बुजुर्गों से ट्रेडिशनल प्रेयर्स सीखी। उन्होंने रियलाइज किया कि मॉडर्न वर्ल्ड में भी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। आज भी काला टिब्बा के इलाके में लोग कहते हैं कि अमावस की रात में वहां से गुजरना खतरनाक है। स्थानीय लोगों की एक वार्निंग है, अगर रात में रेगिस्तान से गुजरते हुए किसी औरत की मीठी आवाज सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये वार्निंग सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये जनरेशंस का एक्सपीरियंस है। बहुत से ट्रक ड्राइवर्स और ट्रैवलर्स ने इसी तरह की घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लकी हैं जो बच गए, लेकिन कुछ का कोई पता नहीं चला। पुलिस रिकॉर्ड्स में भी कई मिसिंग केसेस हैं उस एरिया के। रेगिस्तान अपने आप में बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें कई रहस्य छुपे हैं। कुछ रहस्य अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। राजस्थान में ऐसी कई जगहें हैं जहां सुपर नेचुरल एक्टिविटीज होती रहती हैं। भानगढ़ का किला, कुलधरा गांव और काला टिब्बा जैसी जगहें फेमस हैं अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए। ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, ये रियलिटी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में भी कुछ अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना रिपोर्ट किए गए हैं। अमन, रोहित, सलीम और विक्रम की ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने कल्चरल वैल्यूज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को नहीं भूलना चाहिए। विक्रम की दादी ने जो सिखाया था वही उनकी जान बचाने का कारण बना। ये ट्रेडिशनल विजडम की पावर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम टेक्नोलॉजी पे बहुत डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी से सॉल्व नहीं हो सकती। उन सिचुएशंस में हमारी फेथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही काम आती है। जीपीएस भी उस रात काम नहीं कर रहा था, लेकिन एंशिएंट प्रेयर ने काम किया। आज भी जब वो चारों दोस्त मिलते हैं तो इस घटना की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उस रात उन्होंने सिर्फ एक चुड़ैल को नहीं देखा था, बल्कि ये भी समझा था कि इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो साइंस से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ये एक्सपीरियंस उनके वर्ल्ड व्यू को कंप्लीटली चेंज कर गया। वे अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। उन्हें ट्रेडिशनल प्रेयर सिखाते हैं। उन्हें बताते हैं कि अपने एल्डर्स की बातों को सीरियसली लेना चाहिए। वे अपने बच्चों को कल्चरल हेरिटेज के साथ साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी सिखाते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में आज भी ऐसी कई जगहें हैं जहां स्थानीय लोग रात में जाने से डरते हैं। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये जनरेशंस का एक्सपीरियंस है। ये विजडम है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है। टूरिज्म डिपार्टमेंट भी कुछ एरियाज को नाइट टाइम के लिए रिस्ट्रिक्टेड रखता है। कमल, अगर आप कभी राजस्थान के रेगिस्तान में जाएं तो इन बातों को याद रखिएगा। दिन के समय रेगिस्तान की खूबसूरती का आनंद लीजिए, रात के समय सेफ जगह पर रुकिए, और अगर कभी कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो क्यूरियोसिटी में ना पड़िए। लोकल गाइड्स की एडवाइस को सीरियसली लें। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दोस्ती की शक्ति कितनी महान होती है। अगर विक्रम अकेला होता तो शायद वो इतनी जल्दी हनुमान चालीसा याद नहीं कर पाता, लेकिन अपने दोस्तों को बचाने की चाह ने उसे स्ट्रेंथ दी। ट्रू फ्रेंडशिप में सैक्रिफाइस और करेज दोनों होते हैं। रेगिस्तान की चुड़ैल की ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये हमारी कल्चर का हिस्सा है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपनी ट्रेडिशंस को जिंदा रखना चाहिए, हमें अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करना चाहिए। ये फोकलोर हमारी कलेक्टिव मेमोरी का पार्ट है। इसलिए अगली बार जब आप कहीं ट्रैवल करें तो अपने साथ सिर्फ फ़ोन चार्जर और कैमरा ही न ले जाएं। अपनी प्रेयर्स भी याद रखें, अपने कल्चरल वैल्यूज़ भी साथ ले जाएं, क्योंकि पता नहीं कब, कहां, किस सिचुएशन में वो आपकी जान बचा सकें। राजस्थान का रेगिस्तान आज भी उतना ही मिस्टीरियस है।
वहां आज भी कई कहानियां छुपी हैं, कुछ सुनी जा चुकी हैं, कुछ अभी भी रेत के नीचे दबी हैं। लेकिन एक बात पक्की है, रेगिस्तान हमेशा अपने रहस्य रखता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपनी कल्चरल हेरिटेज को समझें, अपने बुजुर्गों की बातों को सुनें और हमेशा अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को जिंदा रखें। ये विजडम जनरेशन से चली आ रही है, क्योंकि कमल, इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं और कभी-कभी सिर्फ फेथ और डिवोशन ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का अपना अपना प्लेस है इस यूनिवर्स में।